जय हिंद। बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे एक बार फिर आए हैं, तो क्या ही बोले, टाइम नहीं मिल पाता है इतना। हम देखे हैं कि ज़्यादा विवादित हो गया है एनजेएससी न्यायपालिका को लेकर। इस समय भारत सरकार, केंद्र सरकार में और न्यायपालिका में बहुत ज़्यादा ही टकराव हो गया है। बहुत दिनों से चल रहा है ये टकराव, और हम देखते देखते हमको मतलब नहीं रहा गया, तो हम सोचे थोड़ा सा एक बार इस पर वीडियो बना लिया जाए। क्योंकि लगभग मैं देख रहा हूँ कि ये तो बहुत पुराना मैटर है, बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन किरण रिजिजू जी जब से मतलब बने हैं कानून मंत्री, हमको ये लग रहा है कि मतलब कुछ उनके अंदर इसके प्रति ज़्यादा लालसा है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी उद्घाटन में गए, कहीं भी गए, मतलब कानून मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, कोई ना कोई कार्य करेंगे ही। तो उनके अंदर मतलब एक भावना है एनजेएसयू के लेकर, मतलब न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कैसे हो उसको लेकर, मतलब उनके अंदर भावना एक ऐसी है कि न्यायपालिका ही क्यों, उसके मतलब न्यायालय में जो लोग हैं जज, वही वो अपनी नियुक्ति क्यों करते हैं, उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी क्यों नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रही है। मतलब वो उनका कहना है कि उसमें केंद्र सरकार को क्यों मतलब भागी नहीं बनाया जा रहा है, बार बार वो ये कहना चाहते हैं। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जो बने हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी एक आवाज़ उठाई है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों की भी भागीदारी हो, केंद्र सरकार उसमें कुछ भागीदारी करे। क्योंकि हमारी जो संसद है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करती है, ठीक है। तो मतलब शक्ति का बंटवारा, विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्ति का बंटवारा। तो जो हमारी जो संसद बनी है उसके 3 भाग हैं, ठीक है। उसके जो 3 भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संसद के 3 भाग हैं। हमारे देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया जब, तो उसमें 3 लोगों को मुख्य बनाया गया, एक विधायिका को, एक कार्यपालिका को और एक न्यायपालिका को। विधायिका उन्हें कहते हैं जो जिन्हें आप सांसद चुनते हैं अपने जिले में, जो आप यहाँ से सांसद होंगे। जैसे वाराणसी से मोदी जी सांसद हैं, ठीक है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी हैं, आजमगढ़ से पहले तो अखिलेश यादव थे, वर्तमान में दिनेश लाल यादव हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से जो सांसद हैं वो लोग चुन के जाते हैं जब हम लोगों के द्वारा, तो वो विधायिका में जाते हैं। और विधायिका में ही ये लोग जब हम लोगों के लिए कुछ कानून बनाते हैं, तो उसमें कार्यपालिका है, कार्यपालिका में मंत्रालय कुछ आते हैं, तो उसमें ये लोग हैं अस्थाई, जो लोग चुन के जाते हैं कार्यपालिका की तरफ से। तो ये जो हम लोग की तरफ से चुन के जाते हैं वो कार्यपालिका में जाते हैं, तो एक अस्थाई कार्यपालिका है, एक अस्थाई कार्यपालिका है। तो अस्थाई में जो कार्यपालिका है उसमें सचिव वचिव आते हैं, जो डीएम बन के जाते हैं लोग, जो यूपीएससी से करके जाते हैं। तो एक उम्र के बाद, अच्छी जानकारी हो जाने के बाद उनको क्या उसमें सेक्रेटरीट में बुला दिया जाता है संसद के, तो उसमें वो लोग जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। और ये जो कार्यपालिका के मतलब सांसद जो लोग हैं वो कार्यपालिका का सदस्य बनते हैं, तो वो अस्थाई रहते हैं। कार्यपालिका के 2 भाग हैं, अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका, मतलब जो उसमें निश्चित रहे। तो ये जो विधायक सांसद होते हैं लोग, सॉरी विधायक नहीं, जो सांसद होते हैं लोग, ये जो लोग कानून बनाते हैं, तो इन कानून को पारित भी कराना होता है ना, तो कानून तो पारित हो जाता है, तो इनको लागू कौन कराएगा, ठीक है। तो अब संसद में ये लोग बिल पेश करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। तो जब ये लोग बिल पेश करते हैं तो वो बिल बनता है, जब वो बिल विधेयक बन जाता है और राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाता है, तो उसको फिर अधिनियम बोला जाता है। जब वो राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए चला जाएगा, तो साइन कर देंगे राष्ट्रपति, तो उसे क्या बोला जाएगा, अधिनियम, ठीक है। तो अब वो तो अधिनियम बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। जैसे क्या, जैसे आपका बना है CAA NRC, राष्ट्रपति द्वारा पारित है, ठीक है, अधिनियम बन गया है, लेकिन उसे अभी लागू नहीं किया गया है। 36 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी जो सरकार है वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी टाइम मांगी है 6 महीने का, कि मतलब हमें 6 महीने और टाइम दीजिए कि हमें उसमें कुछ और सुधार करना है। तो मतलब पारित भी हो जाता है तब भी लागू नहीं होता है, ऐसा नियम है कि मतलब आप पारित हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है
कि वो लागू ही हो जाए, क्योंकि कार्यपालिका जब तक के लिए उसके लिए नियम नहीं बनाएगी, कार्यपालिका जो होती है उसके लिए जब तक नियम नहीं बनाती है तब तक वो नहीं लागू होगा। क्योंकि अब तो इन्होंने अपना जो खाका पेश किया होगा संसद में, अब वो तो अपना जो खाका संसद में पेश कर दिए हैं, लेकिन अब वो जो पेश किए हैं वो तो नियम अपना लिख दिए हैं, लेकिन लागू कैसे कराना है, क्रियान्वयन कैसे होगा, अब वो जो कार्यपालिका है वो करवाएगी, उसको वो बताएगी। तो जब लागू होगा, कार्यपालिका कहेगी कि अब सिस्टम बन चुका है, इस तरह लागू करिए, तब वो सिस्टम से लागू होगा। ठीक है, तो अब विधायिका है कानून बनाने के लिए, हमारे लिए विधायिका है, कार्यपालिका जो काम करती है, न्यायपालिका है। अगर ये लोग गलत करेंगे कुछ, जैसे न्यायपालिका क्या मतलब किसको खत्म किए, जैसे विधायिका कानून बना दी, एनजेसी कानून आई थी, मैं ये जो बताऊंगा इसमें आपको वही बताऊंगा, क्योंकि ये जो विवाद है बहुत बड़ा विवाद है। अब ये जो हमारी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, इन लोगों में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये विवाद एक अच्छा विवाद है। ठीक है, क्यों विवाद अच्छा है, अगर बाई मिस्टेक अगर केंद्र सरकार का दबदबा सुप्रीम कोर्ट पे बन जाएगा तो ये लोग उस पर भी दबाव डालने लगेंगे। अभी तो फिलहाल नहीं होने के बावजूद, जैसे इंदिरा गांधी थी, अपने सत्ता का दुरुपयोग की थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने भी अपने सत्ता का दुरुपयोग किया था, बहुत ज़्यादा किया था। ठीक है, तो जब सत्ता में जो लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, अगर वो लोग बहुमत में होते हैं तो वो लोग न्यायपालिका का मतलब उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए सरकार ने 2014 में 99वां संविधान संशोधन किया था, और 2014 में और एनजेसी लाई थी, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। ठीक है, तब से इन लोगों के मतलब जो भी सत्ता में रहती है सरकारें, उनको मतलब कुछ ना कुछ अंदर होता रहता है कि हमारे द्वारा बनाए गए कानून को कैसे रद्द कर दिया इन्होंने। तो भाई हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इतनी पावर है, उसको इतनी शक्ति दी गई है कि अगर आप कोई गलत कानून बनाएंगे, अनुच्छेद 13 कहता है हमारे यहाँ संविधान में, हमारी जो किताब है संविधान की, उसमें अनुच्छेद 13 है, उसमें यह कहता है कि अगर संसद कोई भी ऐसा नियम बनाएगी जो किसी व्यक्ति पे, या संविधान के 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती का मामला आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, उस पर फैसला सुनाया 24 अप्रैल 1973 को, उस पर जो फैसला आया था, तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ये कही थी कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मूल ढांचा क्या होगा उसको हम बताएंगे। कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। मूल ढांचा क्या है उसे सुप्रीम कोर्ट बताएगी। ठीक है, तो अब इन्होंने 2014 में एनजेसी पारित कर दिया। अब जब इन्होंने एनजेसी 2014 में पारित किया तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमारे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट 2015 में उसको रद्द कर दी। अब यही भाई जो सत्ता में लोग हैं उन लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारे साथ गलत हुआ। तो जगदीप धनखड़ जी बोले कि इन्होंने गलत किया, अभी किरण रिजिजू जी बोल ही रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें केंद्र की भागीदारी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजों की जो नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट जो अपने जजों की नियुक्ति करता है, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ही अपने जजों की नियुक्ति अपने ही तरीके से करता है, सिर्फ राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति अपने ही अंदर से करता है, अब खुद करता है उसकी, है ना, कि जैसे अब ये जो है प्रधानमंत्री का सलाह नहीं लेगा, उसमें मंत्रालय का सलाह कोई नहीं होगा उसमें। ठीक है, उसमें खुद जो है मुख्य न्यायाधीश हैं और 5 लोगों की जो बेंच है। यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो बताऊँगा आपको कि मतलब कैसे एनजेसी का निर्माण हुआ, कॉलेजियम पद्धति के मतलब कॉलेजियम पद्धति से जो निर्माण होता है, यहाँ पे कॉलेजियम पद्धति बनी थी, यहाँ 1998 में यहीं से कॉलेजियम पद्धति का निर्माण हुआ था। इसी को लेकर विवाद है। किसको लेकर विवाद है? इसी को लेकर विवाद है कि 5 लोग जो हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं 5 लोग, वो 5 लोग कैसे अपने जजों की अपने में ही नियुक्ति कर ले रहे हैं, वो उन लोगों को दिक्कत है उसमें, क्योंकि जो कार्यपालिका के लोग हैं चाहे विधायिका के लोग हैं उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ न्यायपालिका है अपनी ही नियुक्ति अपने से करती है, सिर्फ राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं, ये उनको दिक्कत हो रहा है। अब दिक्कत क्यों ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि संसद, हर चीज जब संसद करती है तो आप अपने मन से क्यों कर ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो हम ये समझेंगे कि एनजेसी पे विवाद क्यों है, कॉलेजियम में ऐसी क्या समस्या है जो कॉलेजियम में मतलब ये लोग चाहते हैं कि कॉलेजियम में ऐसा सिस्टम ना हो, जजों को हटा के कुछ 2 जजों को हटाकर और लोगों को सम्मिलित किया जाए, ऐसा कौन सा विवाद है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे न्यायपालिका ही विवादित है, न्यायपालिका ही पढ़ना, विवादित हर चीज है। सुप्रीम कोर्ट जब सर्वोच्च संस्था है, हमारे संविधान की जो
विख्याता है, मतलब कोई भी बात करेगी सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट होगा, कोई भी दिक्कत आएगी सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट होगा। भले संसद उसमें बदलाव कर देती है, जजों का जो संख्या है उनमें चेंजिंग कर सकती है संशोधन करके, लेकिन सर्वोच्च जो मतलब उसको बताएगी कि संविधान कैसा होना चाहिए, ऐसा गलत क्यों है, ऐसा सही क्या है, वो जो भी होगा वो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बताएगी। तो इसीलिए तो ये लोग मतलब परेशान हैं कि कैसे हम लोग उसमें हस्तक्षेप करें। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक हस्तक्षेप हो जाता है इनका तो दबदबा हो जाता है, लेकिन फिर भी देखिए सत्ता जब रहती है और बहुमत में रहता है तो लोगों का मतलब दबदबा बन जाता है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अगर दबदबा नहीं रहता, गुजरात की बिल्किस बानो 2000 लगभग 2002 के करीब वहाँ पे हत्याकांड हुआ और उसका रेप हुआ, महिला प्रेग्नेंट थी, शायद उसका बच्चा हुआ, तो उसके बाद भी रेप किया उसके घर में लोगों को मार दिया। तो वो लोग छूटे, जब लोगों को रिहा हुए गुजरात के जेल से, तो उनके छूटने पर मिठाई बांटी गई। तो क्या हो रहा है वो, आप रेप करके आए हैं, रेप करके आए हैं, लेकिन आपको फिर भी छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, छोड़ा जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि इन लोग इतने दिन तक जेल में सजा काट लिए हैं, आप सीधे तरीके से रहते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे। एक रेपिस्ट को जब माला पहनाया जाता है तो एक मर्डर जो है, छोटा सा मर्डर किया है, ये लोग रेप करके उसको मार डाले, उसके बाद इतने दिन बाद वो लोग जब छूटे हैं तो उनको माला पहनाया जा रहा है। वाह रे हमारे यहाँ के लोग हैं, और न्यायपालिका कैसी है कि फिर एक्शन नहीं ली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ अगर न्यायपालिका को एक्शन लेना रहता तो उस पर एक्शन क्यों नहीं ली, उसको बोलना चाहिए ना कि मतलब ये लोग रेपिस्ट थे, साबित भी हो गया था, उतने दिन बाद छूटे तो आप लोग उसको माला पहना रहे हैं, मतलब वो पहनाने वाले भी लोग दोषी हैं, उस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमको उधर से कुछ देना नहीं है, हमें ये समझना है कि न्यायपालिका में हमारे विवाद क्यों है। ठीक है, हमारे न्यायपालिका में क्या चाहती है सरकार क्या करना चाहती है कि उसका भी उसमें वर्चस्व हो जाए, क्योंकि वर्तमान में वर्चस्व नहीं है। नहीं तो अभी सुप्रीम कोर्ट बोली है, नोटबंदी पे फैसला सुनाई है, EWS पे फैसला सुनाई है, इकोनॉमिक वीक सेक्टर जो 10% आरक्षण मिला है समान वर्ग के लोगों के लिए, जो धन मतलब पैसे से कमजोर है उनको। ठीक है, तो जो फैसला सुनाई है सब सुनाती जा रही है, सही है, वो तो पक्ष में ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब सही सुना रही है। लेकिन उनको ये दिक्कत हो रहा है कि इसमें विधायिका का वर्चस्व क्यों नहीं है। ठीक है, अब जो न्यायपालिका वह स्वतंत्र है, अब अपने मन से काम करेगी, कोई भी रहता तो फटकार लगा देती है। जैसे गंगा सफाई योजना है, अब गंगा सफाई योजना नहीं हो रहा है तो उसमें फटकार लगा दे रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सफाई करना चाहते हैं, सफाई कर रहे हैं या सफाई ही नहीं करना चाहते हैं, दोनों बोलिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल दिए कि मतलब आप लोग साफ कर रहे हैं या साफ करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनके सचिवों को लटार लगाती है वो। तो हाईकोर्ट कितनी पावर है, प्रधानमंत्री को जेल में डाल दे, कुछ ना कर पाए वो, अगर कुछ गलत करेंगे तो इतनी पावर है उसकी सुप्रीम कोर्ट की। अगर ये लोग आ जाते, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि सत्ता जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, पैसा हर जगह चलता है, लेकिन अब हम उधर ना जाके इधर चलें कि इसे समझने की कोशिश करें कि कैसे हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति हुई, कैसे ये हमारे यहाँ न्यायपालिका बनी, कैसे जजों की नियुक्ति हुई, एनजेसी क्या है, क्या दिक्कत है किरण रिजिजू को, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी न्यायपालिका। हमारे यहाँ एक किताब है, थोड़ा सा देख लेते हैं, मेरा वीडियो कभी कभी रुक जाता है, उसके लिए सॉरी चाहेंगे। सही है, हमारे यहाँ है न्यायपालिका। अपने यहाँ की न्यायपालिका के बारे में समझा दिए। हमारे यहाँ मतलब संसद के 3 भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका के लिए हम पढ़ रहे हैं। विधायिका हमारे यहाँ जो हम जिनको चुन के भेजते हैं वो विधायिका बोले जाते हैं वो लोग। न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका जो है, यही चुने लोग जो है मंत्री बनते हैं। मंत्री बनते तो अस्थायी होते हैं, और जो लोग UPSC से क्रैक करके जाते हैं वो लोग जो होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, वो लोग नियम रेगुलेट कराते हैं। ठीक है, तो उसमें एक न्यायपालिका बिल्कुल निष्पक्ष है। न्यायपालिका जो है हमारी, तो हमारे यहाँ एक संविधान है, संविधान एक किताब है, एक किताब है तो संविधान कानून हमारे यहाँ का है कि हमारा देश कैसे चलेगा। तो अब जब वो कानून की ही किताब है और हमारे यहाँ देश कैसे चलेगा, कैसे रेगुलेट होगा, कैसा नियम रहना चाहिए, तो उसको तो ये बताएंगे नहीं, भले आप संशोधन कर रहे हैं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च बनाया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसकी जानकार है, इसकी सर्वोच्च विख्याता सुप्रीम कोर्ट है, जब वो कानून की ही किताब है और जब वो कानून की ही किताब है और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कानूनविद ही उसमें रहते हैं, वही लोग उसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। इसीलिए उसको सर्वोच्च बनाया गया है, क्योंकि
अगर बाय मिस्टेक आप कुछ गलत करेंगे तो वो आपको बताएगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ठीक है, तो हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो किताब है उस किताब में एक भाग आता है 5, भाग 5 जो है 52 से लेकर जो है 151 तक है। ठीक है, 52 से लेकर 151 तक है भाग 5। उसी में एक आता है अनुच्छेद, भाग 5 में ही अनुच्छेद आता है 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, 124 से लेकर 147 तक आता है न्यायपालिका। अब जो न्यायपालिका है, हमारी जो न्यायपालिका है ये आधारित है भारत शासन अधिनियम 1935 पर। भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा जो नियम बनाए गए थे, जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे थे उनके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, बहुत से ऐसे। हमारा जो संविधान है 80% ना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 पे ही है। 80% हमारा संविधान उसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, उसी से हमारा लिया गया है न्यायपालिका, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, और जब उसी से लिया गया है तो हमारे यहाँ जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन तो पूरा तैयार नहीं हुआ था। तो 2 दिन बाद, इसके 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद हमारे यहाँ न्यायपालिका पूर्ण तरीके से लागू हुई, सब पे कार्य करने लगी। उससे पहले भी कार्य करती थी लेकिन वो अंग्रेजों के सत्ता में काम करती थी। अब 28 जनवरी 1950 से जो है ये न्यायपालिका हम लोगों के पूर्णतः ऊपर लागू हो गई। कब लागू हो गई? जिस दिन हम अपनी प्रस्तावना पढ़ते हैं कि मिति मार्ग सिख सुख सप्तमी को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारा तो 1949 को बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो उसको क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मतलब हमारे ऊपर वो पूरा कानून लागू होगा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को ही हमने मान लिया था कि वो जो संविधान है हमारे ऊपर लागू होगा। तो अब उसकी जो सर्वोच्च व्याख्या है उसमें तो किताब में लिख दिया गया था, बन के तैयार हो गया था। तो संविधान से ही हमारा देश चल रहा है ना, तो उसी में ना सब कुछ लिखा है कि कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे नियम बनेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, तो उसी में लिखा है ना, तो वो हमारे ऊपर लागू होगा। अब जो हमारा पूरे तरीके से हमारा देश गणतंत्र बन गया, स्वतंत्र हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे ऊपर संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। जब 26 नवंबर 1949 को था तो 15 से ही लागू हुआ था, 15 या 16 लगभग लागू, मतलब अनुच्छेद थे लागू हुए थे। लेकिन जब पूर्णतः लागू हुआ तो ये भी 28 जनवरी 1950 को हमारे ऊपर क्रियान्वित हो गया। ठीक है, अब हम कभी कभी ये कहते हैं, हमारी जो तुलना है अलग अलग कंट्री से भी की जाती है। जैसे हम जीडीपी में कितना हमारा देश है, अदर कंट्री कितना है, वहाँ पे कितने कैसा कार्य चल रहा है, हम विकसित हैं, हमारा इकोनॉमिक में कितना मतलब प्लेस है, 5वां है, चौथा है, अमेरिका कितना है, जर्मनी कितना है, ब्रिटेन कितना है, इन लोगों का कितना है, इतना रहता है। तो उससे हम तुलना करते हैं ना, इसमें भी तुलना की गई है अमेरिका से, ब्रिटेन से भी की जा सकती है। ठीक है, तो अमेरिका से तुलना की गई है, तो अमेरिका के विपरीत है हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है, अमेरिका के विपरीत है। क्यों है? अमेरिका में एक ऐसा सिस्टम है कि वहां पे केंद्र सरकार का नियम तो लागू होगा ही होगा, राज्य सरकार का भी अलग से लागू होगा। जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे एक और मालिक हैं योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इन लोग किसी को दिया गया राज्य सूची का विषय, किसी को दिया गया संघ सूची का विषय। ठीक है, तो जब किसी को संघ सूची का विषय दिया गया है, किसी को राज्य सूची का विषय दिया गया है, तो संघ सूची पे जो विषय है उस पर केंद्र सरकार कानून नियम बनाती है, और राज्य सरकार जो है राज्य सूची पे विषय बनाती है, और समवर्ती सूची है तो उसमें दोनों लोग कानून बनाते हैं। लेकिन अगर किसी के नियम, किसी के ऊपर कानून, ये जो मर्डर ऑर्डर वगैरह का जो केस लगाना रहता है, उसमें सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट ही जो नियम बनाती है वही नियम बनाएगी। ठीक है, उसमें ये लोग अलग से कोई नियम नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका के यहाँ द्वि न्यायपालिका व्यवस्था है। एक तो केंद्र सरकार जो नियम बना देगी, मर्डर किया तो इनको फांसी दे दो। ठीक है, अगर इन्होंने मर्डर किया है, केंद्र सरकार ने नियम बना दिया कि केंद्र सरकार ने नियम बना दी कि व्यक्ति ने मर्डर किया है अमेरिका का, ठीक है, इनको फांसी दे दो, तो वो फांसी दे देगा। लेकिन वही चीज अगर राज्य सरकार में हो गई, तो राज्य सरकार की नहीं, हम मर्डर किए, हम फांसी नहीं देंगे, हम इनको कुछ दिन तक जेल में देंगे, 14 साल का कारावास देंगे। लेकिन हमारे यहाँ वहां तो हो गया कि केंद्र सरकार बना दी कि हम इसको, केंद्र सरकार कर रही है कि फांसी दे दो, और राज्य सरकार कर नहीं फांसी मत दो, इनको 14 साल की सजा दे दो। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है
ये न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के ही नीचे है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे है अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला न्यायालय होते हैं वो, उनके नीचे भी छोटे छोटे हैं, जैसे तहसील न्यायालय देखे ना, तहसील वसील न्यायालय होता है ना, वो होता है, तो उनके नीचे है। तो ये लोग जो सभी लोग हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही नीचे काम करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में राज्य अपने के लिए अलग कानून बनाएगा, केंद्र सरकार जो अपने के लिए अलग कानून बनाएगी, ठीक है, अमेरिका का। लेकिन हमारे भारत की जो है वो एक ही कानून है। अगर हमको फांसी की, अरे मर्डर के लिए हमको फांसी होगा, सुप्रीम कोर्ट तय कर दी कि नहीं तुमको फांसी होगी, मर्डर किए हो तो पूरे भारत में तुम कहीं रहो, तुमको फांसी ही होगी, ठीक है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फांसी हो जाती है, उसको ट्रायल वायल वगैरह होता है, उसको मतलब सही से उसको जांच होती है उसकी कि ऐसा है कि नहीं, सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं जिसके पास पैसा है वो सही है, मर्डर नहीं किया है, मर्डर भले ही किया हो लेकिन मर्डर किया है तो पैसा है तो बच जाएगा। अब सबूत पेश होगा, पास होगा, पता नहीं कितने दिन में 30-30 40 साल तक लोग लटके रह जाते हैं, पता नहीं कोई मर भी जाता है। ऐसे तो बहुत केस मैं देखता हूँ पेपर में कि वो मर गया है, 76 साल का वो मर गया बेचारा, उसके ऊपर भी केस ही चल रहा है। हमारे यहाँ कैसे तो संस्थाएं हैं, किसको गलत ठहराया जाए किसको सही ठहराया जाए कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल एकदम पूरे उलझन की तरह हो गया है। न्यायपालिका ही बिल्कुल सही नहीं है, पर दिन पे दिन जो याचिकाएं दायर होती जा रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बता रहे ना। तो अब विवाद जो है क्या है, न्यायपालिका बता रहे हैं आपको। तो अब ये बनी अमेरिका, इसके क्या है विपरीत है, किसके विपरीत है, हमारे भारत के। हमारे भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था है, मतलब हम लोग एकल न्यायिक व्यवस्था पे काम करते हैं, लेकिन अमेरिका द्विन्यायिक व्यवस्था पे काम करती है, ठीक है। और जब हमारी जब ये न्यायपालिका बनी थी, लोग जज रहेंगे, सुनवाई करेंगे तभी तो कि दफा 302 के तहत हम इनको ये सजा सुनाते हैं, ऐसा बताएंगे तभी तो। वो कौन सुनाएगा, जज ही सुनाएंगे। तो जब ये हम न्यायपालिका बनी थी तो मुख्यतः उसमें 8 ही जज थे, ठीक है। तो एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। क्या हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य, तो टोटल कितने हुए 8 न्यायाधीश। लेकिन 2019 में वर्तमान में 34 हो गए न्यायाधीश, एक मुख्य हो गए, 33 अन्य हो गए, जिसमें वर्तमान में 28 मतलब 28 लोग ही कार्य कर रहे हैं इस समय, ठीक है। क्या कर रहे हैं उसमें, ये जो 34 हैं इसमें 28 लोग ही वर्तमान में काम कर रहे हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 न्यायाधीश हैं, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश और 27 न्यायाधीश यही लोग मिलकर अभी क्या कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। अभी 5-6 जज नहीं है, ठीक है। अभी अब बिहार के एक उनका नाम नहीं याद आ रहा हमको, पता नहीं उनका क्या है, कोई है, उनको भी बुलाया गया पटना का, मतलब पटना के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए भी मतलब दायर हुआ है। मेरे बहुत विवाद है, अभी ये लोग कॉलेजियम पे हम आएंगे तो आपको बताएंगे कितना विवाद है, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं 34, अब 8 से 34 कैसे हो गए, अब संसद ने इसमें मतलब चेंज करती गई, 8 हुए, 10 हुए, फिर 13 हुए, ऐसे करते करते वर्तमान में 34 है। कार्यकारी कितने हैं 28 है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करती। इसी नियुक्ति को ध्यान में रखे रहिएगा, हम बताएंगे भी इसको, जब आएंगे पढ़ाने तो इसको हम लेके बताएंगे, ठीक है। उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, सुप्रीम कोर्ट का आपको न्यायाधीश बनना है, तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे हमको नौकरी लेना है तो हमारे पास इंटर होना चाहिए, हाँ, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अलग अलग PhD VhD जो भी है, जैसा मतलब जैसा पोस्ट है उसके लिए वैसे वरीयता है। तो इसमें इसके लिए जो ऐसा पोस्ट है उसके लिए वैसे वरीयता चाहिए आपको। तो आपको कैसी नौकरी, मतलब नौकरी कैसी है, उसके लिए जो योग्यता चाहिए, तो ये नौकरी है जज की, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नौकरी आपको मिलेगी, उसके लिए आपको सब कुछ पास किया रहना है, LLB सब कुछ पास किया रहना है। लेकिन उसमें आपको एक और करना है, हाई कोर्ट में 5 साल लगातार जज रहे हो, या 2 हाई कोर्ट में 2.5 साल जज रहे हो, ठीक है। या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो, न्यायाधीश रहे हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश रहे हो, हाई कोर्ट में। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है आपको, तो आप हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहेंगे। समझ रहे हैं, एक मिनट रुकिए। तो हम आपको बता रहे थे कि हाई कोर्ट में अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो हाई कोर्ट में कम से कम जो है 5 साल आपको जज रहना होगा, ठीक है। 5 साल आप जज रहेंगे, या तो आप दो हाई कोर्ट में 2.5 साल रहिए, या तो लगातार किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज रहिए, या तो मुख्य न्यायाधीश रहिए, या तो आप
मतलब 2.5-2.5 साल न्यायाधीश रहे चाहे मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन वो हाई कोर्ट में रहिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो आपको जज नियुक्त करना ही करना है, क्योंकि आप इस 34 में जाएंगे ना। इस हाई कोर्ट से उठ के आप सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो आप इस 34 में शामिल होंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट में जब 5 साल आप रहेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में तब जाएंगे, या तो हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हो आप, हाई कोर्ट में किसी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में आप 10 साल वकील रहे हो या 5 साल जज रहे हो, ठीक है, तब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे। या तो राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि विशेषज्ञ हो, मतलब कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो आप, ठीक है। राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि विशेषज्ञ मतलब कानून के बहुत बड़े जानकार हो आप राष्ट्रपति की दृष्टि में, तभी आपकी मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। और अधिकतम वो कितने वर्ष तक रह सकते हैं, तो 65 वर्ष तक रह सकते हैं या 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक का मतलब अगर वह 58 साल की उम्र में हो गए तो 64 में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। अगर वह 59 साल में हुए तो 65 साल में रिटायर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वह 63 साल में हो गए तब भी 2 ही साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे डी वाई चंद्रचूड़ हैं, ये लगभग 2 साल रहेंगे, लगभग 1.5 से 2 साल, ठीक है। इसके पहले एन बी रमन्ना जो थे, एन बी रमन्ना इसे जो पहले थे वो लगभग 58 या 60 दिन का उनका कार्यकाल था। उससे भी पहले जो थे उनका भी लगभग 2 ढाई के 3 महीने था। उससे पहले जो थे उनका 1 से 1.5 साल था। तो मतलब उम्र के हिसाब से होता है। अगर आपका 65 साल हो गया तो आप 64 साल 2 महीने तक, जैसे आप 64 साल 2 महीने आप रहे हैं, आपको 65 साल तक जाना है तो आप कितने साल कितने महीने रहेंगे, 10 महीने और रहेंगे। लेकिन अगर आप 64 साल 8 महीने तक हो गए हैं और 65 होने में आपका 4 ही महीना बचा है तो आप 4 ही महीने रहेंगे, ठीक है। ये 6 वर्ष नहीं रहेंगे। लेकिन आपको समझ में आ रहा है नहीं, 6 वर्ष का मतलब अगर आप 59 साल के हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आप 59 साल में बन गए हैं तो आप 65 तक रहेंगे। अब 59 9 6 15 होता है तो 59 6 65 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 64 साल के हैं तो आप 1 ही साल रहेंगे, तो अब 6 साल आपका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। या तो 65 देखिए या तो 6 वर्ष देखिए, ठीक है। विवाद कहाँ है, अब यहां समझिए। विवाद यही है, राष्ट्रपति जब ये नियुक्ति करते हैं तो इनसे पूछा गया है इन लोगों से, मतलब कि कैसे इन जनों की नियुक्ति कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। आप ये हाई कोर्ट में जज रहे हो, 10 साल काम किए हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में मतलब राष्ट्र की दृष्टि में विधि विशेषज्ञ हो, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि नियुक्ति कैसे करेंगे, मतलब क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि ये यहाँ से उठा कर आए, ये यहाँ से आए, ये मतलब किस हाई कोर्ट से किसको बुलाया जाए, किस हाई कोर्ट से किसको बुलाया जाए, किस हाई कोर्ट से किसको बुलाया जाए, समझ रहे हैं। मतलब जैसे आप ये हाई कोर्ट के 5 साल जज हैं, ठीक है, अब हाई कोर्ट में 10 साल वकील हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे जाएंगे, कोई तो प्रोसीजर होगा कि अपने मन से थोड़ा चले जाएंगे इसमें, इस 34 में शामिल होना है इनको। अब ये 5 साल 10 साल जो है इनको इस सुप्रीम कोर्ट में शामिल होना है, ठीक है। तो इसमें जब ये शामिल होंगे तो कोई तो प्रोसीजर होगा इसमें शामिल होने के लिए कि अपने मन से चले जाएंगे इसमें। 34 साल लोगों को लेना है पूरे भारत में से हाईकोर्ट, पूरे भारत के हाईकोर्ट में से इस 34 साल लोगों को लेना है। अब ये जो लोग हैं, अब इन लोगों का कोई तो प्रोसीजर होगा कि इसमें जाएंगे। हाँ, अब हमारे यहाँ जो है हाई कोर्ट, अब कई ठो हाई कोर्ट है, तो अब उसमें से अब सभी लोग जाएंगे तो कैसे चले जाएंगे, तो कोई तो प्रोसीजर होगा। जैसा हमारे लिए हमको नौकरी लेना है तो हमारे लिए क्या बनता है कि हमारी उम्र जो है 18 साल हो, चाहे एनडीए सीडीएस के लिए 16 साल हो, उसके बाद 16 साल तो उम्र हो गई, जैसे इनकी है, इनकी न्यूनतम उम्र तो निर्धारित नहीं है, लेकिन एक उम्र हो गई हमारी, 16 साल उम्र हो गई। अगर सीडीएस में जाना है तो ग्रेजुएशन रहना चाहिए, 60% रहना चाहिए। अगर हमें एसएससी में जाना है, आर्मी बीएसएफ सीआरपीएफ भरना है तो हमको 10 पास रहना चाहिए। हमारी उम्र 16.5 साल से शुरू होनी चाहिए, अब तो 18 हो गया, तो 18 रहना चाहिए। अधिकतम कितनी है, 23, वो हो गया। उसके बाद परीक्षा पास करेंगे, परीक्षा में दौड़ निकालेंगे, परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, तब ना हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो ये जो है, अब इनकी तो एक योग्यता होगी कि हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हैं, इनकी तो एक योग्यता हो गई, ठीक है। अब और आगे तो प्रोसीजर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो छाटना भी तो है, तो कैसे छाटेंगे उनको। तो ये जो 5 साल जज इनको छाटना है, तो क्या बेस है, किस आधार पे आप छाटेंगे, कैसे लेके यहाँ पे जाएंगे, यही निर्धारित नहीं था, यही हमारे यहाँ संविधान में नहीं बताया गया है, ठीक है। ये विवाद बहुत दिनों तक मतलब इसी तरह चलता रहा। तो इनकी जो नियुक्ति थी, इसमें नियुक्ति जो थी किस बेस पे होती थी, उस बेस को हम बताते हैं। इनकी जो नियुक्ति थी इसमें यही कहा जाता था, जब ये 8 मुख्य न्यायाधीश थे, ये जो जब मुख्यतः जब 8 न्यायाधीश थे, इसमें
ये कब थे, जब 28 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश 8 थे। ठीक है, तो ये जो 8 न्यायाधीश थे इसमें, तो इनको जब लिया गया था इसमें अपने में, तो ये कहा गया था कि ये उम्र के हिसाब से इनको लिया जाएगा। जो वरिष्ठ होंगे, मतलब सभी हाईकोर्टों में जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनको लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो सबसे वरिष्ठ होंगे। अब हम लोगों के लिए तो योग्यता है कि ये करके जाना है, इनके लिए सिर्फ यही योग्यता थी, हाईकोर्ट में 5 साल जज या हाईकोर्ट में 10 साल वकील। उसके बाद क्या करना था, अब इसे 5 साल जज में या चाहे 10 साल वकील में ये देखना था कि वरिष्ठतम कौन है। तो वकील में से तो ज्यादातर लेते नहीं लोग हैं, अरे वकील में से कोई जाना ही नहीं चाहता था ना। अब इतना पैसा मिलता है, राम जेठमलानी है, उनको 40 लाख रुपए एक दिन का मिला था। ठीक है, तो कौन जाना चाहेगा। 5-5 करोड़ लोगों को एक दिन का मिलता है। शाहरुख खान के केस देखने गए थे तो उनका 5 करोड़ ले लिए थे। सलमान खान का केस देखते हैं तो 40 लाख 50 लाख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का देखे 1.5 करोड़ 3 दिन का ले लिए। तो अलग अलग वकील लोग हैं। तो अब वकील तो कोई अब जाता नहीं है न्यायाधीश बनने। अब इनकी जो योग्यता थी कि तो इनको कहा गया नहीं, ये उम्र में बड़े हैं, 5 साल जज रह चुके हैं, लेकिन ये उम्र में अब सभी हाईकोर्टों में देखा गया कि नहीं, कौन न्यायाधीश है जो सबसे उम्र दराज है, उसको उठाया जाए। तो अब जजों की नियुक्ति होने लगी वरिष्ठता के आधार पे। कैसे होने लगी, वरिष्ठता के आधार पे। थोड़ा सा हम वीडियो देख लेते हैं। नियुक्ति कैसे होने लगी, वरिष्ठता के आधार पे। समझ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फोन में, वो बंद हो जाता है फोन, तो उसको उसी को देखना पड़ता है, क्योंकि हम बीच में भी थोड़ा बंद करके सेकेंड पार्ट एनजेसी का हम सेकेंड पार्ट डालेंगे। ठीक है, उसे एनजेसी अलग रहेगा। तो जो हाई कोर्ट है अब वरिष्ठता के आधार पर लेने लगे। अब वरिष्ठता के आधार पर लेते गए, प्रॉब्लम खड़ी हो गई 1973 में, जब हमारी सबसे काबिल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनका सबसे बड़ा योगदान है 1971 में पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कराने का सबसे बड़ा योगदान है। मैं कुछ मानूं या ना, बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने आपातकाल लागू करके, बहुत बड़ी विसंगतियां अपने समय में लाई हो, लेकिन ये सबसे बड़ा काम उनका है जो वो अलग कर दी। तो माननीय हमारी प्रधानमंत्री जो गुजर गई, मार दिया गया उनको, तो वो जो थी उनके समय में 1973 में हुआ क्या, 1973 में जो वरिष्ठता का आधार था उसको खत्म करके एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। वरिष्ठता का जो आधार था उसको खत्म करके 1973 में एएन रे को क्या हुआ, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। वरिष्ठता के आधार को खत्म कर दिया गया। वही सबसे बड़ी समस्या है, तब से प्रॉब्लम क्रिएट होती आ रही है। 1973 में जो वरिष्ठता मैं बता रहा हूं कि इनको जब जाना था इसमें, इन 34 में, सारे प्रोसीजर तो ये तो कर लिए हैं, अब नियुक्ति सिर्फ होती जानी है। तो ये 5 साल जो जज रहे हैं, हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अब किस बेस पे जाएंगे, अब कौन सा एग्जाम देंगे, कौन सी परीक्षा देंगे। तब एग्जाम परीक्षा नहीं देना था, अब ये करना था वरिष्ठता के आधार पे जाना था। आप उम्र में बड़े हैं, कितने दिन तक आप इसमें काम किए हैं, कितनी आपको जानकारी है, ठीक है, इस आधार पे आपको इसमें जाना था। तो ये जो वरिष्ठता का आधार था 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार में उसको तोड़ दिया गया। 1973 में एएन रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनसे ऊपर एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है, तब टूटा वो। दूसरी बार फिर 1977 में बीयू एएम बेग को फिर तोड़ के बना दिया गया। 1973 में तो टूटा ही था, फिर 1977 में टूटा था। ठीक है, अब ये 2 नियम टूट गए। अब दिक्कत होने लगी सुप्रीम कोर्ट को कि ये तो अपने मन का कर रहे हैं लोग। देख रहे हैं ना, समझिए, कोशिश करिए क्या हो रहा है। मतलब ये लोग अपने मन से कर रहे हैं नियुक्ति, दबाव पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। देख रहे हैं कि मतलब ये लोग जो जिसको हो रहा है उसको कर दे रहे हैं। देखते जाइए, मतलब समझने की कोशिश करिए कि सरकार चाहती क्या है। भाई सुप्रीम कोर्ट को भी हम छुट्टा नहीं छोड़ सकते हैं, हम सरकार को भी छुट्टा नहीं छोड़ सकते हैं। चुनना हमें है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बड़े लोग सत्ता में हैं, वो लोग जिसको चाहते हैं दबा देते हैं। ठीक है, और वो लोग जो बड़े लोग हैं वो किसी न किसी तरह जज लोगों से संबंधित रहते ही हैं। ठीक है, तो जब वरिष्ठता का आधार खोता गया, सुप्रीम कोर्ट को ये लग गया कि अब नहीं मानेंगे लोग। अब करना क्या है, पहली बार 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस दायर हुआ, एसपी गुप्ता केस, इसके होते हैं एसपीजी केस, इसको बोलते हैं एसपी गुप्ता केस बोलते हैं, या फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि
एसपी गुप्ता केस है, पहला केस है, इसको याद रखिएगा कि कहाँ से मतलब ये नियम बनना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, अब ये प्रोसीजर फॉलो होने लगा कि कैसे नियुक्ति होगी, कैसे नियुक्ति होगी हमको ये बताइए, हम इसे जानना चाहते हैं। ठीक है, ये नियुक्ति कैसे होगी हमें जानना चाहते हैं, हमें बताइए। ठीक है, तो अब 1982 में नियम बनने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का फैसला सुनाई थी, उसने ये कह दिया था कि आप हमारे मूल ढांचा के साथ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मूल ढांचा के साथ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तब तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ गई। 1977 में पावर नहीं थी, थी पावर, समझ नहीं थी। सत्ता कौन थे, सरकार सत्ता में जो थी, पावर खुद सत्ता में थी, तो उतना नहीं समझ थी। लेकिन देखिए कोई भी काम होता है धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो जब 1973 में केशवानंद भारती का फैसला है, तो उसमें जब कह दिया गया कि मूल ढांचे के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी लग गया कि अपने मन से कैसे आप मुख्य न्यायाधीश जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने मन से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले केस दायर हो गया, एसपीजी गुप्ता केस 1982 में दायर हो गया। अब इसमें यह कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, समझ रहे हैं, राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि कौन लोग हाईकोर्ट से उठ के आएंगे जो न्यायाधीश बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। पहले केस में क्या हुआ, परामर्श शब्द आया, राष्ट्रपति जो कहेंगे कि आप कौन न्यायाधीश बनेगा, ये जो इसमें है लोग जो हाई कोर्ट में ये इतने जो योग्यता पूरी कर रहे हैं, अब इसमें ये कहा गया कि जो है मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश परामर्श देंगे कि कौन जज से नियुक्ति होगा। अभी भी ये पूरा बाध्यकारी नहीं हो रहा है, क्यों लिखा ना, बाध्यकारी नहीं था, ये जो परामर्श दे रहे हैं ये बाध्यकारी नहीं था कि मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है, मुख्य न्यायाधीश का, समझ रहे हैं, जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह जो थी उसको राष्ट्रपति नहीं मानेगा, अपने मन से ही करेंगे अभी। ठीक है, तो 1982 में ये तो नियम बन गया, पहली बार नियम बना कि आप मुख्य न्यायाधीश सलाह देंगे तो अपने मन से किसी को भी दे सकते हैं, यहाँ से किसी को उठा के दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी चलिए भाई भतीजा बात चल रहा है कि नहीं, अब जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो तो अपने किसी रिलेशन को भी दे सकते हैं कि नहीं, अभी बताइए दे सकते हैं कि नहीं। अरे ये जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं उनका तो कोई रिलेशन होगा ना जज में। 4000 पूरे ऐसे परिवार हैं जो पूरे मतलब हमारे देश में 4000 ऐसे परिवार हैं जो पूरे न्यायाधीश ही हैं सब। उनके घर में कोई ना कोई न्यायाधीश है, कोई ना कोई वकील है, तो कोई कुछ है। उनकी लड़की जज है तो उनका दामाद महाजज है, तो मतलब कुछ भी है, मतलब इसी तरह है। अब देखिए अब कैसे मतलब क्या नियम इन लोगों के लिए बनाया जाए कि ये लोग कैसे कैसे स्वतंत्र हैं, उसके लिए बहुत माथा पची। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं बनेगा, बहुत अच्छा नियम है, इनका प्रोसीजर फॉलो जाए कि मतलब कितने फैसले सुनाए हैं, कितना सही फैसला है, कितना गलत फैसला है, उस आधार में इनका बायोडाटा रिकॉर्ड हो। उसके बाद अब तो ऑनलाइन दिखाया जा रहा है सब कुछ ना, सब कुछ देखिए, बायोडाटा जो रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ देखिए कि इनका रिकॉर्ड कैसा रहा है। उसके बाद उनको न्यायाधीश बनाइए, जज बनाइए। अब तो लोग अशिक्षितता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रह गई है, अशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब पढ़ लेते हैं लोग तो कैसे याचिका दायर होती है कि इनके लिए याचिका दायर करिए। अभी अरुण कुमार गोयल को हुआ था कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में, इसी तरह अलग अलग मामला होगा। तो 1982 में जब फर्स्ट जजेस केस बना तो इसमें यह कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जो है परामर्श देंगे, परामर्श का मतलब सलाह देंगे। जैसे हम अपने पापा से कहेंगे पापा हमको गाड़ी लेना है, ठीक है, तो पापा के लिए बाध्यकारी नहीं है, पापा मना कर देंगे नहीं गाड़ी लेंगे, हम नहीं लेना है तुमको गाड़ी तो नहीं लेंगे। लेकिन तब तक बाद में क्या हुआ, हम पैसा कमाने लगे। ठीक है, अब हम पैसा कमाने लगे, अब हम तो पैसा वाले हो गए, तो हमको ये लगा पापा को तो बहुत कहते हैं कि पापा गाड़ी ले लो, गाड़ी लेते नहीं, अब तो पैसा कमाने, तब तो हम पैसा नहीं कमाते थे लेकिन अब पैसा कमाते हैं। तो अब हम पापा से कहेंगे पापा अब हाई पैसा लीजिए और हाई गाड़ी लेके आइए, क्या करिए ये गाड़ी लेकर आइए। अब पापा को बाध्यकारी होना है, अगर पापा नहीं लाएंगे तो हम खरीद लेंगे, मत लाइए आप, मम्मी को ले जाके खरीदवा के ला देंगे। तो वही समझने की कोशिश करें, मुझको बता रहे हैं। तो अब क्या हुआ 1993 में फिर यही मामला उभरा। 1993 में सेकेंड जो है सेकेंड जजेस केस हुआ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, इसका नाम है जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो है सेकेंड जजेस केस 1993 में। इसमें यही हो गया कि राष्ट्रपति को बाध्यकारी होना पड़ा कि नहीं, अगर मुख्य न्यायाधीश सलाह देंगे तो आपको उन्हीं की नियुक्ति करनी होगी जिनको हम कहेंगे। मतलब हम अब पैसा कमा रहे हैं, अब हम कहेंगे कि पापा हवाई जहाज लेना है तो हवाई जहाज पापा को लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अगर हम कहेंगे पापा 4 व्हीलर लेना है, BMW लेना है, ऑडी लेना है, तो पापा को BMW ऑडी लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम कहते पापा हवाई जहाज ले लीजिए, तो पापा चप्पल से मार के भगा देते। क्या करते, चप्पल से मार के हमको भगा देते।
तो इसमें जो सरकार थी उसकी पावर थी, लेकिन यहाँ पे पावर आ गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास कब से पावर आई? 24 अप्रैल 1973 के बाद, जब से उन्हें सीधा सीधा निर्धारित कर दिया कि मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? समझने की कोशिश करिए। देखिए अब 1993 में तो ये हो गया कि राष्ट्रपति आपको मानना ही मानना पड़ेगा कि हम कह रहे हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं उसको जज बनाइए। ठीक है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अब ठीक है, अब ये तो हो गया। फिर मामला उठा 1998 में। अब ऐसा तो है नहीं कि जज साहब जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अकेले हैं, सबका पावर सेम होता है। ये जो 34 लोग हैं इसमें फिलहाल, इनका सबका पावर सेम होता है, मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सबका पावर सेम होता है। अभी EWS इकोनॉमिक वीक सेक्टर पे जो मामला अभी सुनवाई हुई थी, जो अभी पारित हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सही फैसला सुनाया गया है, 10% आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें आपके NV रमन्ना जी जो हैं वो विपक्ष में थे, उन्होंने ये बोला था कि इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 जजों की बेंच में 3 जजों की बेंच ने हाँ कर दिया था, 2 जजों की बेंच ने ना कर दिया था, जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे। तो क्या मुख्य न्यायाधीश ना ही कर दिया तो क्या फैसला बदल जाएगा? क्या नहीं बदला ना। तो इसी तरह ये भी कहे 1998 में जब थर्ड जजेस केस आया तो इसमें यह कहा गया कि अरे मुख्य न्यायाधीश आप कैसे आप अकेला नियुक्त कर देना है, आपके कहने से होगा। तो इसमें यही हुआ, केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे? 1998 में थर्ड जजेस केस आया तो इसमें यह कहा गया कि केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीश मिलके 5 न्यायाधीश टोटल मिलेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य न्यायाधीश, यही जब 5 लोग मिलेंगे तो यही लोग कहेंगे कि इनमें से कौन इस सुप्रीम कोर्ट में आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यही से निर्माण हुआ कॉलेजियम का। किसका निर्माण हुआ? कॉलेजियम का यही से निर्माण हुआ, क्योंकि कॉलेजियम में जो है 5 ही लोग हैं, 4 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, यही 5 लोग। अब यही से निर्माण हो गया। अब ये लोग लिख के देते हैं कि अब इसमें यह कहा गया, ये जो केस है इसमें यह कहा गया कि जो 4 लोग हैं, ये जो 4 है 5 लोग हो गए ना, तो इसमें से 2 लोग अगर मना कर देंगे, 2 लोग अगर मना कर देंगे कि आपकी लड़कियां जज नहीं बनेगी, क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट की आपकी लड़कियां जज नहीं बनेगी, तो आपकी लड़कियां सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बनेगी। अगर ये 2 लोग कह दिए तो अगर आप सोचिए, हम तो कह रहे थे इसमें कि पापा हवाई जहाज ले लीजिए, तो पापा खुद मना कर दे रहे थे कि हवाई जहाज नहीं लेना है, लेकिन 1993 में हम कह दिए पापा BMW लेना है, तो लेना पड़ा था पापा को। लेकिन 1998 में मेरा भाई भी पैसा कमाने लग गया, हमारे पापा भी कुछ काम करने लगे। तो अब ये हो गया कि ना बबुआ तुम्हारा नहीं चलेगा, अब हम सभी लोग कहेंगे जो वही होगा। अगर मम्मी कहेंगी कि लेना है BMW तो रुपये मतलब तब तो आप BMW लेंगे, नहीं तो BMW तो नहीं लिया जाएगा। वही हो गया 1998 में, मना कर दिया गया। क्या हुआ? मना कर दिया गया कि अगर 2 लोग मना कर देंगे तो नहीं होगा, अगर अब पापा मना कर दें तो अब भी नहीं लिया जाएगा। मतलब ये वाला सिस्टम फिर आ गया कि नहीं? 2 लोग जो मना कर देंगे, अब 5 लोग थे जो इसमें, अगर 2 लोग मना कर दें तो नहीं होगा फिर। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति से नहीं मतलब, वो हमसे मतलब था। ठीक है, पापा से नहीं मतलब था इसमें। तो अब ये सिस्टम हो गया, लेकिन इसी में ये नियम बनाया गया कि अब जो जाएगा तो अब राष्ट्रपति के पास ये जो 5 लोग हैं ये लोग लिखित देंगे, लिख कर देंगे, सॉरी 1 मिनट रुकिए, लिख बता रहे हैं, लिखित देंगे। ये जो 2 लोग हैं ये लिखित देंगे कि इन्हीं को बनाना है जज, लिख देंगे, लिख के 5 लोग ये लिख के देंगे कि इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाइए। ठीक है, तो तभी वो लोग तब वो न्यायाधीश नियुक्त होंगे, तब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे। अब हुआ, अब यही निर्मित हो गया, ये क्या हो गया? अब यही से हो गया ये कॉलेजियम। क्या हो गया सिस्टम है? 1998 से क्या हो गया सिस्टम है? कॉलेजियम। क्या हुआ ये? कॉलेजियम ये हो गया 1998 से ये कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, तब से ये चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम। इसी पे किरण रिजिजू जी हैं जो विवाद उठा रहे हैं। किस पे उठा रहे हैं? इसी पे। तो आप हमारा ये जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट ये हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। इसमें आपको हम जज कैसे बनेंगे, कैसे नियुक्ति होगी, क्या योग्यता होनी चाहिए, सब कुछ हम बता दिए। क्या विवाद है, कैसे कैसे जजों की नियुक्ति होती गई, कहाँ पे आके विवाद अटक गया सुप्रीम कोर्ट में,
क्यों? आप बताइए 2014 से पहले क्या विवाद नहीं था? 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया केशव आनंद भारती का, उसमें नहीं दिक्कत थी? हाँ, SR बोम्मई का इतना बड़ा केस आया, उसमें दिक्कत नहीं थी? बहुत से ऐसे केस आए, उसमें दिक्कत नहीं थी। अभी जाके कॉलेज में दिक्कत है, अभी जाके कैसा ऐसा ऐसी कौन सी समस्या है भैया जो कॉलेज में दिक्कत है? आप अपना प्रभुत्व क्यों स्थापित करना चाहते हैं उसमें? हम मान रहे हैं कि सत्ता के भी केंद्र पे ये जो है न्यायपालिका काम नहीं कर रही है, लेकिन एक ऐसा समय आ जाएगा जिसमें आपका हस्तक्षेप हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है, हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? अब सरकार कैसे हस्तक्षेप कर रही है इसमें हम आपको बताएंगे। उसमें वो किसमें बताएंगे? वो जो NJSC के माध्यम से है, ये जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसको हम दोबारा लिखेंगे आपको और दोबारा लिख के समझाएंगे। ये 1998 वाला हम आपको दोबारा बताएंगे, समझ आ रहा है नहीं? तो ये जो 1998 थर्ड जजेस केस है, इसमें यही कहा गया है कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं बल्कि 4 अन्य न्यायाधीश, और 2 मना कर देंगे तो नहीं होगा, और यही लोग 5 लोग लिख के देंगे कि यह मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, अरे सॉरी, यही न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बनेंगे तो बनेंगे। और यही से हो गया कॉलेजियम पद्धति का निर्माण, जिसपे हमारे किरण रिजिजू जी आज तक पूरा मतलब इस पे विवाद पैदा किए हुए हैं। जगदीप धनखड़ जी बोल रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट सेकेंड में NJSC को लेकर। अब यहाँ से शुरू कॉलेजियम को लेंगे, क्या दिक्कत है कॉलेजियम में, उसके बाद NJSC बताएंगे क्या विवाद है, क्यों NJSC को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है? इतना आप समझ लीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।